राम मंदिर के नाम पर और फैजाबाद की सीट के नाम पर लोग भाजपा को किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं या मखौल बनाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। 1998 और 2004 में उपचुनाव होते हैं, वो दोनों जीते किसने मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी ने जीते हैं। इतिहास पे अगर गौर करते हैं, हम इतिहास को पलट के देखते हैं, साथियों स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कंवल। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की और मिल्कीपुर विधानसभा की। 2024 के चुनाव के बाद, अवधेश प्रसाद की जीत के बाद, राम मंदिर बनने के बाद सबसे बड़ी जो हार के तौर पे जिसे देखा गया, वो देखा गया फैजाबाद लोकसभा सीट। किसके लिए? भाजपा के लिए। लगातार आप देखते हैं कि राम मंदिर के नाम पर और फैजाबाद की सीट के नाम पर लोग भाजपा को किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं या मखौल बनाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद भी भाजपा वहां से चुनाव क्यों हारी। तमाम वजह रहती हैं, उस पर मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाया है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब राम पथ का निर्माण हो रहा था तो वहां पर जिस तरीके से घरों और दुकानों को गिराया गया, वो सबसे बड़ा वहां मुद्दा था। और जिस शहर की सीट से सबसे ज्यादा वोट से बीजेपी आगे रहती थी, वहां पर जो जीत का मार्जिन लगभग बहुत कम आ गया था, 10 से 12 हजार के आसपास आ गया। तो एक बड़ा विषय था कि वहां पर बीजेपी क्यों हारी, वो लेके। लेकिन भाजपा शायद इसे एक कलंक के तौर पे देख रही है कि हम फैजाबाद सीट हारे क्यों। उसकी भरपाई करने के लिए उसको एक ही जरिया दिख रहा है, वो है मिल्कीपुर विधानसभा, जो कि फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आती है। फैजाबाद लोकसभा 5 विधानसभा है, उसमें एक मिल्कीपुर विधानसभा भी है। पूरा जोर उत्तर प्रदेश में 10 लोक विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। पूरा जोर भाजपा ने जो लगा रखा है, वो लगा रखा है मिल्कीपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, 2 बार मिल्कीपुर में जनसभाएं कर चुके हैं। कुल मिला के उन्हें मिल्कीपुर जीतना है। लेकिन बात यही फंस रही है कि प्रत्याशी किसे उतारा जाए। मिल्कीपुर विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है। रामगोपाल कोरी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब उम्मीदें ये बताई जा रही हैं कि भाजपा भी शायद वहां पर पासी समुदाय के किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाएगी। ये तय है। इतिहास पे अगर गौर करते हैं, हम इतिहास को पलट के देखते हैं, तो अगर उपचुनाव की बात की जाए तो 2 बार का उपचुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में हुआ है। एक बार हुआ था आपका 1998 में और एक हुआ था 2004 में। 2 बार उपचुनाव हुए हैं। 1967 से मिल्कीपुर विधानसभा बनी है, उसमें 2 बार, मतलब 1998 और 2004 में उपचुनाव होते हैं। वो दोनों जीते किसने मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी ने जीते हैं। दोनों के दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने। खैर, जातीय समीकरण साधने में माहिर भाजपा की क्या गलती रही कि वो फैजाबाद सीट हार गई, या 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसको कुछ उस तरह की सफलता हासिल नहीं हुई जिसका उन्हें अंदेशा था कि हम बहुत अच्छी सीटें जीत के लाएंगे, लेकिन वो उस तरीके की कामयाबी वो हासिल नहीं कर पाए। पासी समुदाय के किसी एक व्यक्ति को वो बनाना चाहते हैं। उसमें कुछ नाम आगे आए हैं, जिसमें एक आरएसएस के व्यक्ति हैं, कांशीराम रावत हैं, राधेश्याम त्यागी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं बबलू पासी, लक्ष्मी रावत, इन सब के नाम चल रहे हैं। और एक और नाम है, वो आप बीजेपी पूर्व विधायक है रामू प्रियदर्शी, उनका भी नाम लगातार चल रहा है। गोरखनाथ बाबा का नाम भी लगातार चल रहा है। सबसे प्रबल मुझे 2 लग रहे हैं, एक तो गोरखनाथ जी लग रहे हैं और दूसरा रामू प्रियदर्शी लग रहा है। रामू प्रियदर्शी पूर्व विधायक भी हैं और 2007 में भाजपा की तरफ से
कैंडिडेट भी रहे हैं। और गोरखनाथ 2017 में भाजपा की तरफ से ही विधायक रहे हैं। उन्होंने अवधेश प्रसाद को ही हराया था। 2012 में अवधेश प्रसाद ने ही गोरखनाथ को हराया था। ये हिस्ट्री है उसमें। और फिर इसके बाद 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने फिर गोरखनाथ जी को हराया। तो ये हिस्ट्री रही है वहां पर। अगर पारसी समुदाय पर बीजेपी अपना दांव खेलती है तो लड़ाई बड़ी रोचक होने जा रही है मिल्कीपुर विधानसभा की। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसमें सबसे निर्णायक जो साबित होने जा रहा है फिर वो बीएसपी का रोल साबित होने के लिए जा रहा है। इतिहास उठा के अगर देखें, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं, जब से बीजेपी मजबूत हुई, उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन कर रही है, तब की अगर हम बात करें तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं। 2022 में जो 2022 का जो रिजल्ट था, मैं अगर आपको उसमें बताऊं, 2000 में समाजवादी पार्टी एकदम लहर चल रही थी उस समय। तब उस लहर में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 1,03,905 वोट पाए थे। बीजेपी की ने भी कोई बहुत कम वोट नहीं पाए थे, 90,567 वोट पाए थे। लगभग 13,000 का मार्जिन था, लगभग 12,500-13,000 का मार्जिन। यहां पे गौर से सुनिएगा, मीरा देवी को मात्र वोट मिले थे 14,427 वोट केवल मीरा देवी को मिले थे। बीएसपी के कैंडिडेट मीरा देवी को केवल इतना वोट मिला था। ये मैं बताया हूं 2022 की। 2017 की आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये लड़ाई जो है बीएसपी अपने लिए लड़ेगी या यहां से बीएसपी ये डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। अगर बीएसपी मजबूती से लड़ जाती है तो ये पक्की बात है, या तो वो जीतेगी। राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण जिस तरीके से, या तो वो जीत के लिए लड़ रही है, जीतने के लिए तो सभी लड़ते हैं, या तो वो जीतेगी। बहन जी इस बार जीतने की उम्मीद से है कि या तो वो जीतेंगी या यहां पर बीजेपी की जीत तय हो जाएगी अगर पारसी समुदाय का कोई भी व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ता है तो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसका मेरे पास उस चीज का डेटा है, मैं आपको बता रहा हूं। 2017 में बीएसपी के कैंडिडेट होते हैं राम गोपाल कोरी, जो अभी कैंडिडेट है। 2022 में बीएसपी की कैंडिडेट होती है मीरा देवी, जो अभी हारी हैं। वोट कितना मिला था? 14,427। राम गोपाल कोरी को वोट कितना मिला था? 58,684। लगभग 44,000 वोट जो था राम गोपाल कोरी को 2017 में बीएसपी से मीरा देवी से ज्यादा मिला था, लगभग 44,000 वोट। उस समय बीजेपी का वोट था 86,960 और बीएसपी का था, समाजवादी पार्टी का था 58,684। 2022 में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता है और वोट भी बढ़ते हैं, तब बीजेपी पहुंचती है 90,000 पे और समाजवादी पार्टी 58 से जंप करके पहुंच जाती है 1,03,000। वो जो 44,000 का मार्जिन था, अगर आप सही से जोड़ के देखेंगे कि वोट कहां शिफ्ट हुआ, किधर शिफ्ट हुआ, कहां गया, और कुछ ओबीसी समाज का ही वोट कुछ उसमें गया, तो सीधा फायदा किसको हुआ था? जब बीएसपी एक कमजोर प्रत्याशी उतारी थी तो सीधा फायदा हुआ जाके समाजवादी पार्टी को। और जैसे ही बीएसपी ने 2017 में उन्हीं जिन पे अभी दांव खेला, राम गोपाल कोरी पे अपना दांव खेला था, तो समाजवादी पार्टी से सिर्फ 12,000 वोट कम थे उनके। तो प्रत्याशी बीएसपी का बहुत तगड़ा है इस बार। फायदा किसे होगा ये तो समय बताएगा कि फायदा किसको होने वाला है। बीएसपी भी इस बार एससी एसटी के क्लासिफिकेशन को लेके काफी अग्रेसिव मूड में है और खेल रही है, और चुनाव जीतने के पर्पज से वो प्रत्याशियों का इस बार चयन कर रही है। दूसरा, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा होने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैंने आपको कुछ स्टैट्स दिए कि अगर बीएसपी सही लड़ जाती है तो या तो जीतेगी या तो समाजवादी पार्टी वहां से हारेगी, या तो फिर वहां से बीजेपी जीत जाएगी। तो बीएसपी का जो कैंडिडेट है और बीजेपी जिस तरह से पारसी समुदाय पर अपना जोर आजमाइश कर रही है, अपना सिक्का उसी पे खेलेगी पारसी समुदाय पे, तो लड़ाई मिल्कीपुर की बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने
अपने हाथ में कमान ले रखी, अपने 4 मंत्रियों को मिल्कीपुर विधानसभा में उतार रखा है। गिरीश यादव को उतार रखा है, सतीश शर्मा को, सूर्य प्रताप शाही को, वेंकटेश्वर शरण को भी वहां पर उतार रखा है कि इस बार कोई भी गलती मिल्कीपुर से होनी नहीं चाहिए। मिल्कीपुर विधानसभा में हालांकि सपा इसलिए बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में इस बार है क्योंकि कहा यह जाता है कि 65,000 के आसपास यादव है, अगर जाति समीकरण में देखा जाए 35,000 के आसपास मुसलमान है, तो 65-35 1 लाख यही बना लेते हैं। पारसी समुदाय में अगर अभी देखा जाए तो सबसे बड़ा नेता उस क्षेत्र में अवधेश प्रसाद हो गए हैं, तो पारसी समुदाय के वोट पे अवधेश प्रसाद की पकड़ अच्छी होगी। तो समाजवादी पार्टी की सीट बहुत अच्छी है, ये नहीं कह सकते कि वो हार रही है या बीजेपी ही जीतेगी या बीएसपी इस पे बहुत ज्यादा एज के साथ आगे है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जमीनी स्थिति यह है कि जिस पारसी समुदाय के वोट को 55,000 से 60,000 आका जाता है, क्या वो मिल्कीपुर विधानसभा में 55,000 से 60,000 है? ये बड़ा विषय है। अगर आप जमीन पे जाएंगे तो लोग कहते हैं कि अन्य दलित जितनी है, मतलब नॉन पारसी जो जातियां दलितों की है, 50 से 55,000 पारसी का वोट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो जातियों के वोट है वो लगभग एक साथ गोलबंदी के साथ जाएंगे। तो ये 55 से 60,000 का वोट ये हो जाता है जाके। बाकी बीएसपी के पास अभी इन्हीं दलित का ही वोट है। अगर मौर्य का वोट, चौरसिया का वोट, पाल का वोट ये लाने में कामयाब हो जाते हैं तो लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन कहा यह जाता है, ज्यादातर कहा यह जाता है आज के दौर में कि जिसकी सत्ता होती है उसी को एज रहता है उपचुनाव के लिए। तो अब यह देखना होगा कि अगर बीजेपी पार्टी पे दांव खेलती है और बीएसपी ऑलरेडी कोरी पे दांव खेल रखा है उसने, तो जाटव वोट, कोरी वोट मिलके कितना ताकत दिखा पाते हैं और ये मुस्लिम वोट किधर शिफ्ट होता है, पारसी समुदाय का वोट अगर उतना ही है डिवाइड हो जाता है तब स्थितियां क्या होती हैं, ब्राह्मण समुदाय का वोट किधर जाता है, वो शिफ्ट होगा ही, भूमिहार शिफ्ट हो जाएगा जाके बीजेपी के साथ। तो स्थितियां क्या है, मैंने आपको 2017 और 2022 की चीजों को भी दिखाया कि जब बीएसपी मजबूती से लड़ी थी तब फायदा किसको हुआ था, सपा हारी थी, भाजपा जीती थी। जब बीएसपी की कैंडिडेट बहुत कमजोरी से लड़ा था तब फायदा किसको हुआ था, तब सपा जीती कि भाजपा जीती। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है कि क्या कुछ होने वाला है। बीएसपी का कैंडिडेट अगर कमजोर हुआ है तो सपा जीती है, लेकिन बीएसपी का कैंडिडेट अगर मजबूत हुआ है तो वहां से सपा हार गई है। बहुत कुछ होने वाला है मिल्कीपुर विधानसभा में, देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। जो भी अपडेट होंगी मिल्कीपुर विधानसभा मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आपको ये खबर कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गंदा लगा हो तब भी बताइएगा, लेकिन बता दीजिएगा प्लीज। और अगर अच्छा लगा हो तो खबर को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। शुक्रिया हमें सुनने के लिए।